जय हिंद। अगर किसी चीज या किसी वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना व्यावसायिक उत्पादन कहलाता है। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा अधिक संख्या में उत्पादन करेंगे तो वह व्यापारिक या व्यावसायिक उत्पादन कहलाता है। आज हम बात करेंगे सेरीकल्चर, एपीकल्चर और पीसीकल्चर के बारे में। तो इसमें सेरीकल्चर क्या आ जाता है? ये आ जाता है रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, और एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खियों के उत्पादन को, और पीसीकल्चर मछली पालन। तो यहीं पर हम सबसे पहले सेरीकल्चर के बारे में, रेशम उत्पादन के बारे में बात जानेंगे। तो यह सबसे पहले चाइना में प्रारंभ हुआ था, और यह जो है ना रेशम ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठंड के दिनों में रेशम ऊनी कपड़े जो बोलते हैं, गर्म कपड़े, वो यही होता है, और ये चाइना से आता है। अब देखें ये किससे बना होता है? रेशम जो है प्रोटीन से बना होता है, और ये किस प्रोटीन कहाँ से आता है? कीट से आता है। कीट जो लार्वा निकालते हैं ना, कीट जो खा करके बोलते हैं, उससे रेशम बनता है। और ये अगर नक्शा में आप देखेंगे ना, रेशम मार्ग जो सिल्क रूट है वो कहाँ, उसमें जो पहले क्या कर दिया था, कनिष्क ने कब्जा कर लिया था। और ये जो मार्ग है यूरोप के मिडिल ईस्ट, मतलब मध्य पूर्वी भाग से लेकर चाइना को जोड़ता है। अब बात करें कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम के जो कीट है वो जो है ना शहतूत के पेड़ में सफेद सफेद, इस सफेद सफेद आप नक्शा में देख रहे हैं, इस तरह से पाया जाता है। और ये जो रेशम जो बनता है वो छोटे छोटे गोल गोल रहे, आप नक्शा में देख सकते हैं, इस तरह से रहता है। ये हो गया। अब इस रेशम उत्पादन के जो कीट है उसकी अवस्था हम जानेंगे। तो इसकी अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहला क्या हो गया? पहला हो जाता है लार्वा, दूसरा हो जाता है प्यूमा, और तीसरा हो जाता है कोकून। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो लार्वा जो है उसके कीट जो है ना, कीट की बचपने की अवस्था होती है लार्वा। इसमें जो है वो कीट रेशम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। जब कोई बच्चा छोटा सा रहता है तो वो बात करता है, लेकिन टेढ़े टेढ़े मेढ़ी आवाजों में करता है, अम्मा डब्बा जब्बा, इस तरह से ये रेशम उत्पादन कर सकता है, लेकिन वो कोई महत्व नहीं रहता। ये इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। और ये मिडिल अवस्था होगी, मतलब इसके जो यंग अवस्था, यंग एज बोल सकते हैं। तो प्यूमा यंग एज होती है। इसमें क्या करते हैं? रेशम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है उतनी उत्पादन नहीं कर सकते। मेन आता है ये कोकून। अब कोकून जो होता है उसके वृद्धावस्था होती है, बुढ़ापे की अवस्था होती है। तो इस समय क्या होती है, जो कीट होती है ना शहतूत के पेड़ में या पेड़ में रहती है, और बस अब ये वृद्ध आदमी क्या करता है, एक जगह रहता है, बस उसको खाने को दे दो, खाता है, हाँकता है, मतलब बस जिंदगी उसी तरह से इसका भी क्या रहता है, खाता है उगलता है, खाता है उगलता है, थूक रहा है, बस इसके जो थूक रहता है उसी से बनता है रेशम। और बस खा रहा है, थूक रहा है पेड़ में, एक जगह रोदरोसले बैठ गया कहीं पर भी, बस इसके जो अंतिम का जीवन चक्र रहता है, इसी में सबसे ज्यादा मात्रा में ये रेशम का उत्पादन करता है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए रेशम के प्रकार, तो रेशम मुख्यतः हम 4 प्रकार के होते हैं। पहला मालबरी, ईरी, टमन, मूंगा हो गया। अब इसकी परसेंटेज कुछ इस तरह से है। और ये मुख्यतः हमारे देश में, जो भारत देश में रेशम उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, वो होता है कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में। अब इसी से हम एक और आता है जूट। जूट का आपने नाम सुना होगा, जूट। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? पटसन भी बोलते हैं, पटसन भी बोलते हैं। और ये जो हो जाता है ना सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, जो है वो पेड़ के तने में पाया जाता है, गोल गोल रहता है, आपने चित्र में देख रहे होंगे। ये जो है ना, इसको अगर पानी में हम 2 3 4 दिनों तक के भिगा कर रखेंगे तो ये फूल जाता है और धागेदार रेशा प्राप्त होता है। उसी रेशा से क्या बनता है? कपड़े, जो भी हमें उत्पाद, जो भी हमें आवश्यकता चाहिए, वो सब चीज जूट से बनता है। अब इसके जूट जो है ना, ये मुख्य उत्पादन भारत में कहां पर होता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन सबसे बड़ी खेती जब होती थी ना, तो अभी वर्तमान में वेस्ट बंगाल में हो रहा है। लेकिन जब हमारे देश का विभाजन हुआ, जब विभाजन किया गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी चीज में हुआ, जूट की जो खेती होती है इसमें हुआ। क्योंकि जो ये जूट की जो उत्पादन हो, मतलब कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है बंगाल देश में, जो उस समय भारत में आता था। और जब विभाजन के समय क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो इसका जो जूट की खेती होती है वो बांग्लादेश में होती है। वर्तमान में बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। और इसकी जो मैन्युफैक्चर, मतलब जो बनाते हैं, वो कहाँ होता था? वेस्ट बंगाल में होता था।
तो बस अलग अलग भाग में हो गया, तो वहीं से इसकी जो उत्पादन क्षमता है ना वो कम हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल जब बात करें तो सबसे पहले जूट उत्पादन जो है हमारे मतलब सबसे सर्वप्रथम भारत है, और वहां पर वेस्ट बंगाल में है, और सेकंड स्थान में कौन आता है, बांग्लादेश आता है। अब ये जो है ना इसको क्या करते हैं, इसको निकालना है, भिगोना है, फिर इसमें लेबर कॉस्ट है, मानव निर्मित बहुत ज्यादा होता था उस समय, अभी भी मतलब होता है, तो लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो ये हमारे मतलब इसकी उत्पादन थोड़ा सा महंगा होता है। तो इस तरह से हो गया। और बहुत ज्यादा व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। अब मधुमक्खियों का खेती पालन क्यों किया जाता है, शहद के लिए किया जाता है, जो कि ये शहद हो गया। अभी यही शहद जो है आपने जिंदगी में एक ना एक बार चखा होगा, बहुत ही मीठा स्वादिष्ट होता है, पूजा पाठ मतलब सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये शहद किससे बना होता है, ये बना होता है फ्रुक्टोज से और सुक्रोज से मिलकर के बना होता है शहद जो है। और ये इसकी जो ओरिजिनल शहद की क्वालिटी जो है ना बहुत मीठा रहता है, और इसको अगर हम 100 साल तक के भी रख देंगे तो खराब नहीं होता। अगर आप वैज्ञानिकों ने खोज किया कि 1000 तक के पुराना जो शहद है वो भी जो कहीं पर मिला ना तो वो भी शुद्ध रूप में था और सही सलामत था। तो ये बहुत दिनों तक के कुछ ही नहीं होता, बस अगर डुप्लीकेट है भैया वो 7 और 6 महीना भी नहीं चलेगा, जो आजकल मार्केट में आता है। अब उसकी चाल, जो मधुमक्खी की चाल की बात करें तो 16 मील पर घंटा, 16 मील 1 घंटे में वो रन कर सकती है, ठीक है, मतलब उड़ सकती है। और छत्ता जो है, तो छत्ता भैया वो आपने देखा होंगे कुछ इस तरह से छत्ता रहता है, ये टहनी मान लेते हैं, इस तरह से इसमें छीद ऐसे टाइप से रहते हैं, और उसमें क्या भागा होता है, सात घोड़ा। और ये किस चीज से बना होता है, मोम से बना होता है, और इसको मधुमक्खी खुद बनाती है, ठीक है। अब इसके परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में बात करते हैं। देखिए अब हम इसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे तो इसकी फैमिली में 3 ही सदस्य होते हैं। अब 3 सदस्यों में हम बताते हैं, तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, रानी जो है इसकी मुखिया होती है। इसका काम क्या होता है, अंडा देना होता है। ये मतलब मधुमक्खी छाता रहता है उसमें अंडा देने का काम करते हैं। और नर जो है, नर तो भैया आप जान ही गए, नर क्या करते हैं, इसके पीछे पीछे दौड़ते भागते रहते हैं, लूट टुकुर करते हैं। अब ये श्रमिक क्या होता है, श्रमिक के बारे में बात करेंगे तो ये जब ये अंडा दे ही रहती है ना, जो अंडे से जो फूट करके नया होता है उसे श्रमिक ये कब बनता है ये बता रहा हूँ, जब ये अंडे देती है। और अंडे जब फूटता है ना तो ये किस में, जो अंडे से निकलती है वो फीमेल में होती है, फीमेल ग्रुप में होती है। अब यहाँ से ये रानी जो है फीमेल, जब ये छत्ते में सभी अंडे नए अंडे दिए मतलब फूटे रहते हैं तो सभी बच्चे रहते हैं, तो वहां पर क्या करती है, 1 सप्ताह के अंदर में ये रानी क्या करती है, छत्ते में चारों तरफ घूमती है और एक एसिड निकालती है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। मतलब इसके जो शरीर से जो एसिड निकलती है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, वो क्या करती है, ये छत्ते में ये जो फीमेल नया फीमेल जो मधुमक्खियां रहती हैं उसके चारों ओर ये घूमती है, तो इसके शरीर से जो क्या अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इस जो फीमेल के शरीर में लग जाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, उससे ये फीमेल जो है क्या हो जाती है, श्रमिक बन जाती है, या मतलब कि नपुंसक बन जाती है। अब इसकी एक ये है कि इसकी अवधि क्या रहती है, 7 दिन, 1 सप्ताह रहती है। अगर ये अंडे फूटे हैं और उसके 7 दिन के पहले तक के इन्होंने रानी मधुमक्खी ने अगर इस एसिड को इन सभी के आसपास में अगर घुमा दिया तो तभी ये नपुंसक श्रमिक मधुमक्खी बन पाएंगी, अन्यथा नहीं। अगर 1 सप्ताह के बाद में करेंगी तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप बात करेंगे तो वहां छत्ते में तो नर मधुमक्खियां भी रहते, तो भैया नर मधुमक्खियों में इस एसिड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। वो प्रभाव पड़ती है तो ये सिर्फ फीमेल जो नए अंडे दे रहे थे वो भी 1 सप्ताह के अंदर तक, अगर 1 सप्ताह के बाद अगर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगी, 1 सप्ताह के बाद रानी मधुमक्खियां बन जाती हैं। ये भी अगर इसको 1 सप्ताह के पहले अगर दे दिया जाए एसिड तो रानी मधुमक्खी नहीं बनेगी। अगर नहीं मिला इसको तो ये श्रमिक के नपुंसक की जगह ये भी रानी मधुमक्खी बन जाएगी। अब भैया एक विरासत में अगर एक ही रानी है तो काफी है, अगर भैया 10 जने होंगे तो फिर वहीं आपस में लड़ाई झगड़ा पूरा खून खराबा होगा, ये मारपीट होगा। इस कारण से ये क्या करती है कि समय रहते इन सभी को एसिड से अटैक कर देती है। अगर नहीं कर पाई तो भैया फिर विभाजन बंटवारा हो जाता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि कहीं पर एक पेड़ में एक छत्ता तो रहता है लेकिन उसी राइट साइड में किसी टहनी में फिर से एक छत्ता बन जाता है। तो वो किस लिए बनता है, अगर यहाँ पर
एसिड का अटैक नहीं बन जाता। और बाय द वे कोई एक और ये मादा मतलब रानी मधुमक्खी पैदा हो गई, 2-4 और, तो अलग जगह में छत्ता बना लेते हैं, अलग साम्राज्य बना लेते हैं। तो इसी कारण देखे होंगे एक जगह 2-3 छत्ता पाया जाता है। तो उसी तरह अब एक मैं बात बताऊं कि छत्ते में कई जगह छत्ता रहता है, क्या रहता है, खाली रहता है। छत्ता तो बना रहता है, इस तरह से छत्ता तो बना रहता है लेकिन वो खाली रहता है, उसमें कोई नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या होता है, अब कई जने क्या करते हैं कि पत्थर से फेंक करके मार देते हैं, अटैक वटैक, जैसे शहद निकालना रहता है तो पहले 2-3 दिन पहले मार करके रख दिए रहते हैं। तो अगर बाय द वे जो पत्थर है वो किसको लग गया, श्रमिक को लग गया, तो वो 2-4 जने आपको आपके पास आएंगे, दौड़ाएंगे। अगर वही जो पत्थर जो है अगर इस नर मधुमक्खी को लग गई तो वो क्या होगी, बस वो 4-5 जने ऐसे करके वो बस आपको दौड़ाएंगे, देखे होंगे। और बाय द वे कहीं वो रानी मधुमक्खी, क्योंकि ये साम्राज्य ये जो होती है मुखिया होती है, इसको लग गई तो भैया ये तो भैया सभी लोग मिल करके तुमको दौड़ाएंगे और जब तक के तुमको तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे, यही डायलॉग रहेगा। तो बस यही है, इस कारण से अगर बाय द वे इसको पत्थर फेंक रहे हैं, इसको लग गया और ये मर गई, तो फिर भैया इसका देख रेख कोई करने वाला नहीं है, सभी लोग किसी दूसरे तरफ इधर उधर कोई दूसरे रानी की खोज में चले जाते हैं, मतलब कोई नया छत्ता में। तो इस कारण से वो छत्ता जो है खाली हो जाता है। और दूसरा कंडीशन ये रहता है कि जब ये अंडे देती है ना, तो उस समय क्या करते हैं, जो पालन करते रहते हैं वो इस रानी मधुमक्खी को किसी बंद डिब्बे में अलग कर देते हैं ताकि ये एसिड ना छोड़ सके। और जो नए दिए हुए जो फीमेल मधुमक्खी रहते हैं वो बहुत सारे फीमेल हो जाते हैं, उससे क्या हो नया छत्ता बनाते हैं, बहुत सारे छत्ते बन जाते हैं और इससे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मधुमक्खी शहद का पालन हो सकता, मतलब शहद जो है इकट्ठा होता है, उसकी खेती कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से इसको छोड़ दिया जाता है मादा, ताकि फिर से अंडे दे सके। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो शहद होता है मैंने पहले भी बताया फ्रुक्टोज और सुक्रोज से मिलकर के बना होता है। अब इसके नीचे में बात करें, गन्ना चुकंदर जो होता है, गन्ना खाए होंगे जो शुगर कैन बोलते हैं, गन्ना चुकंदर हो गया, ये सिर्फ सुक्रोज से मिलकर के बना होता है, सुक्रोज से मिलकर के बना होता है। और यहाँ पर ये जो फ्रुक्टोज है ना, फ्रुक्टोज क्या होता है, ये सुक्रोज से 1.7 गुना मीठा होता है। 1. ये जो फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज और सुक्रोज से मिलकर शहद बना होता है और गन्ना चुकंदर में सुक्रोज होता है। और ये फ्रक्टोज जो है ना, सुक्रोज से 1.7 गुना ज्यादा मीठा होता है। और जो सैकरिन है, सैकरिन ये आर्टिफिशियल होता है, मानव निर्मित होता है, केमिकल होता है। तो ये क्या होता है, सुक्रोज से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। फ्रक्टोज 1.7 गुना और सैकरिन जो है 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो ये चीनी वीनी बनते हैं उसमें जो, तो उन सब में ये केमिकल मिलाया जाता है, मीठा चीज जैसे बनता है उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। ये सैकरिन हो गया। देखिए अब हम मधुमक्खियों की श्रम विभाजन की बात करें या तो फिर उनकी कार्य प्रणाली की बात करें, उनके फैमिली जो वर्क है वो क्या रहते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर रानी जो रहते हैं वो क्या करती है, अंडा देने का काम करते हैं, उसका सिर्फ काम रहता है अंडा दे देते हैं, वो रानी है फिर राज करते हैं। अब सेकंड में आ जाता है, नर आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, रानी के साथ रहते हैं, उसके पीछे लोह टुकुर उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं हमेशा, भैया तुम हमें ऑर्डर दो, हम तुम्हारे लिए जान हाजिर है, बस ये इस नर मधुमक्खी का काम रहता है। अब तीसरा हो गया नपुंसक, मतलब श्रमिक मधुमक्खी हो गया। तो इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है शहद बनाना। ये जाती है फूलों में जाती है, फूलों से रस निकाल के आती है और बस छत्ते में छोड़ देती है, उसमें रख देते हैं और ये प्रोसेस से जो बनता है वो बन जाता है, शहद बन जाता है। और छत्ता भी बनाने का काम इन्हीं लोगों का हो जाता है। ये लोग बस गाना गाते रहे, तेरे प्यार में क्या किया मीना, कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना, बस गाना गाते रहते, जिंदगी तो झंड बा फिर भी घमंड बा, बस यही इन लोगों की जिंदगी रहती है, पूरी जिंदगी यही करते रहते हैं। अब इन लोगों की भाषा के बारे में बात करें तो भाषा जो है ना, ये लोग किस तरह से एक दूसरे से वार्तालाप, मतलब अपने जो मन की बात है, जैसे मोदी मन की बात करते हैं उसी तरह से मन की बात, ये भाषा आचार विचार डांस के माध्यम नृत्य के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब इसकी खोज किसने की, तो इस भाषा की खोज सन 1973 में सर वानफिश ने की और उन्होंने यह बताया कि मधुमक्खियां एक दूसरे से बात डांस या नृत्य के माध्यम से करती हैं और इसके लिए सर वानफिश को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब बात करें कि
यहाँ पर मधुमक्खियां होती है वो डंक मारती है, मधुमक्खी चींटी भी डंक मारती है। तो चींटी तो बस इंजेक्शन लगाने पर बस दर्द होता है, मधुमक्खी तो भैया सूजन ही हो जाता है। बहुत ज्यादा मधुमक्खी मार दिया तो फिर शरीर फूल जाता है, ऐसे डॉक्टर चाइनीज का मर भी जाता है। अब एक आता है बिच्छू, एक बार मारे तो भैया लाल लाल हो जाता है, कंटा दे दिया तो भैया लुल हो गए, आदमी चले गए ऊपर। तो इस तरह से कुछ हो जाता है, मर भी जाते हैं। तो इस कारण से अब ये दर्द किस लिए होता है, तो इसमें होता है एक रसायन फॉर्मिक एसिड हो जाता है, 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा होगा। अगर ये जो है इसमें फॉर्मिक एसिड में अम्लीय जो है वो बहुत ज्यादा अम्लीय है तो बहुत ज्यादा ही दर्द होगा। और अगर अम्ल कम है, उस जो जहर में अम्ल कम है डंक में, तो दर्द कम होगा। तो इस तरह से कुछ इनकी डंक की जो दर्द है मतलब होते हैं। तो भैया इन सब से आप दूर रहना, वरना बाद में मुझे ना कहना, ठीक है। अगला बात करेंगे पीसी कल्चर के बारे में, यानी कि मछली पालन के बारे में। बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मछली पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। पहले तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होता है, एक होता है आरओ, दूसरा होता है बायोफ्लॉक, तीसरा होता है विलेज मेथड। तो आरओ की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम साउथ इंडिया तरफ ज्यादा होता है, हैदराबाद में मुख्यतः ज्यादा होता है। तो ये भी आपने ये डायग्राम, मैंने ये डायग्राम चित्र में दिखा दूंगा, उसमें किस तरह से हो रहा है आप देख सकते हैं। अब दूसरा बात करें तो दूसरा है बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक में क्या होता है, 4 बाई 4 मीटर के प्लास्टिक का कुछ थैला टाइप से रहता है। हवा बहुत ही ज्यादा चल रहा है, ये दिक्कत तो करेगा। हाँ, तो 4 बाई 4 मीटर की ये टब टाइप से प्लास्टिक का रहता है, उसी में मछली के पालन करता है। तो ये छोटे से जगह में भी हो जाता है। अब तीसरा होता है जो बायोफ्लॉक का है, उसका भी मैं ये डायग्राम आप देख सकते हैं। अब तीसरा जो है विलेज मेथड भी, ये विलेज मेथड मतलब तालाब बना रहता है, आज भी हमारे गांव तरफ होता है, हमारे गांव में भी अभी भी हो रहा है। तो तालाब बना रहता है और इसकी जो तालाब रहते हैं ना, ये बाय द वे तालाब भी इस तरह से ऐसे कुछ बना हुआ है। तो इसकी जो गहराई है ये कितनी रहती है, 5 से 6 लगभग 5 से 6 फीट होती है। और पानी इसमें जो इतनी भरी रहती है ना, वो रहती है 4 फीट के अंतराल में। अब 4 फीट में इसमें पानी भरी रहते हैं। तो ये भी 3 तरह की यहाँ पर मछली होती है। तो एक जो होती है ना ऊपर में रहती है, ऊपर तरफ जो पानी के जो सबसे ऊपरी तरफ रहते हैं तो वो बड़ी मछली होते हैं। बीच में मिडिल मध्यम आकार के और छोटी जो मछली रहती है वो नीचे तरफ होती है। अब देखिए मछली पालन करना है तो भैया उसके चारे आहार भोजन के लिए व्यवस्था करनी होगी। तो यहाँ पर कई जगह में क्या होता है, मैं बतख मतलब बतख तो आप जानते होंगे डक, तो उसकी पालन करते हैं। तो बतख जो टॉयलेट करती है, उसके जो मल मूत्र निकलते हैं, तो अगर यहाँ पर पालन कर रहे हैं तो वहां से जो निकलते हैं ना, उसमें पाया जाता है अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया जो है मछलियों के भोजन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी और उसके शरीर हेल्थ बनाने के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो इससे क्या होता है, बतख यहाँ पर चले, हम बतख को दाना देते हैं, बतख टॉयलेट करते हैं, वो मछली खाते हैं। और जो मछलियों के लिए हानिकारक चीज रहती है इस जल में, उसको बतख खा जाते हैं। तो इस तरह से इसके जीवन चक्र चलती रहते हैं। रिसर्कुलेशन चैन, इसको रीजनरेशन चैन हम बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा संतुलित रहते हैं। इस तरह से हम मछली पालन को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर, और इस तरह से मछली पालन किया जाता है। अब एक हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में, पोल्ट्री फार्म के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग या तो फिर इसे कुक्कड़ भी बोलते हैं। अब देखिए ये भी लगभग 3 प्रकार से होता है। एक होता है बॉयलर फार्मिंग। बॉयलर फार्मिंग में जो मुर्गी होता है वो किस लिए होता है, खाने के लिए। उसके जो मांस है ना, उसके जो मीट होता है उसको खाने के लिए फार्मिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बॉयलर फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड में जो आ जाता है वो क्या होता है, सेकंड में जो आ जाता है उसे बोलते हैं लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग मतलब इसमें जो मुर्गी होती है वो क्या करती है, अंडा देती है। और ये अंडा जो है पूरा मार्केट में सप्लाई होती है, आप खाते भी होंगे, तो मैं तो नहीं खाता हूँ। तो अंडा जो है लेयर फार्मिंग के अंतर्गत आता है। इसमें जो मुर्गी होती है वो अंडा देती है। अब तीसरा आ जाता है, वो तीसरा क्या आ जाएगा, विलेज मेथड। जैसे मुर्गी पालन में, मछली पालन में भी हुआ था उसी तरह से। अब ये विलेज मेथड क्या होता है भैया, इसका कोई मेथड नहीं होता, ये बस देसी विधि होता है। अपने गांव तरफ जैसे पालन करते हैं ना, आप आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे तो कई घर में आपको मिल जाएंगे, उसमें बड़े बड़े काले ब्राउन टाइप से बड़े बड़े गर्दन वाले मुर्गियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े। तो ये हो जाते हैं विलेज मेथड, और इसको देसी मुर्गी भी बोलते हैं। ये जो बहुत महंगा होता है और ये आपको गांव तरफ पे आसानी से आप जानते भी होंगे, मिल जाएगा। अब देखिए मुर्गी पालन जो होती है ना, इसमें फार्मिंग में बहुत ज्यादा बीमारी भी बहुत ज्यादा लगती है।
तो इसको संतुलित बनाए रखने के लिए कई जने बहुत खेती कम करते हैं, तो इसके लिए सरकार इसको सब्सिडी भी देती है कि आप खेती करो, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं और बीमारी थोड़ा सा सावधानी बरतें। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया, फर्स्ट क्या हो गया, सेरीकल्चर के बारे में बता दिया, यानी कि रेशम उद्योग और रेशम खेती, और दूसरा हो गया एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन, तीसरा हो गया मछली पालन मतलब पिसीकल्चर, और ये पोल्ट्री फार्म भी बता दिया साथ ही साथ मतलब मुर्गी पालन के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हम आगे इसी तरह से मतलब हो सकता है इसी तरह से रिलेटेड किसी और नए टॉपिक में वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं बाद में, धन्यवाद।